हाफ ऑफ द डिस्टेंस। जैसे ये आपका एटम है और ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इस एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, और एक के न्यूक्लियस से लेके यहां तक की डिस्टेंस का आधा, ये कोवलेंट रेडियस। ठीक है, कोवलेंट रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ये कोवलेंट रेडियस। समझ गए क्या? चलो, इसको बोलेंगे आर सी, आर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, किस पे डिपेंड करेगी कोवलेंट रेडियस? एटम के साइज पे। और कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं जनरली नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो एटम के साइज पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। एटम का साइज छोटा होगा तो रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि रेडियस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम। ठीक, वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, क्लियर? इसको समझेंगे, इसको पहले मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है जिसके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल है ऐसा ही, यहां पे रखा हुआ है ऐसे। ठीक, ये भी सेम टाइप का ही मॉलिक्यूल है। ये इस तरह का क्या है इसमें? तो अब इसके बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है और इसका आधा, ये वैन डर वाल रेडियस है, आर वैन डर वाल है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस को मेजरमेंट करने के लिए। अब ऐसे तो कोवलेंट रेडियस क्यों नापते, मेटेलिक रेडियस क्यों नापते? तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब वैन डर वाल रेडियस क्या है? जैसे मान लो कि वैन डर वाल फोर्सेस समझते हो? वैन डर वाल फोर्सेस नहीं? हाँ, दे आर वीक फोर्सेस होते हैं ये, और कोवलेंट से काफी वीक होते हैं। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑपरेट होते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा हम देखेंगे कि मतलब क्या है वैन डर वाल फोर्सेस का। मान लो कि जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझना बात को। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैन डर वाल रेडियस जनरली हम नोबल गैसेस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब दूसरा यहाँ पे मॉलिक्यूल रखा हुआ है, इसमें भी ऐसा ही है। समझ लेना, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे इधर भी रखा हुआ है मॉलिक्यूल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही पैटर्न हमने इसमें बना दिया। ये जो मॉलिक्यूल पास पास रखे हैं, इनमें तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं? सबका ऑक्टेट पूरा है। लेकिन हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक तरफ क्या हो गए? ज्यादा हो गए। ठीक है, ऐसे हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते कंटिन्यूअसली, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक तरफ कम हो गए। समझना, मान लो कि ये मॉलिक्यूल है और इस इधर साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। इधर साइड इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा हो गए और इधर पे क्या हो गए? कम हो गए। तो इस वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्शियल चार्ज आ जाएगा, और इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ। ठीक है, अब ये हो गया पोलराइज हो गया मॉलिक्यूल। पहले तो ये नॉन पोलर था, समझी? नॉन पोलर था, अब ये पोलराइज हो गया। एक दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। इसको बोलते हैं डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है ना, एक में अपने आप हुआ
इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आएगी, ये जो मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ नेगेटिव है तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ऑपरेट करने लग जाएगा, ठीक है, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ चार्ज सेपरेशन, ठीक है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपके को पैसेंजर्स हैं, ठीक है, आपको मालूम है 10 घंटे की जर्नी, तो क्या होता है, कई बार बातें पैसेंजर्स में स्टार्ट हो जाती, इंस्टेंटेनियसली कोई एक पूछ लेगा भाई साहब चाय पिएंगे, है, भाई साहब भी मना नहीं कर पाए, ठीक है, तो इस तरह से जो इंटरेक्शन होगा बहुत वीक फोर्स होता है, लेकिन ये जब लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करने लगते हैं, कंटिन्यूटी, इधर भी मॉलिक्यूल है इधर भी मॉलिक्यूल है, तो एक चेन जैसी बन जाएगी, ठीक है, तो वीक फोर्सेस भी डोमिनेट करने लगते हैं उसकी फिजिकल, इसलिए जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है कि नहीं, 10-12 कार्बन की चेन से ऊपर होगा तो वो सॉलिड होगा, 1 से 5 कार्बन तक है तो गैस, फिर उसके बाद लिक्विड, और फिर उसके बाद सॉलिड, ठीक है कि नहीं, तो कार्बन चेन बढ़ती जाएगी ना तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो ये वंडरवाल रेडियस है, ये नॉन बॉन्डेड है, ये एटम बॉन्डेड नहीं है, इसमें ना तो कोवलेंट बॉन्ड है ना आयनिक बॉन्ड है, किसी तरह का बॉन्ड नहीं है, इसमें क्या है, वंडरवाल फोर्सेस है, केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, वंडरवाल फोर्स। केमिकल बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से ज्यादा लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए पर मोल के हिसाब से, तो उसको केमिकल बॉन्ड की रेंज में रखते हैं, ठीक है कि नहीं, और अगर 8 जूल से कम लगती है तो फिर वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल फोर्सेस की रेंज में उसको रखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी 8 से लेके 42 तक होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम बोलते हैं, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्सेस, ठीक, तो वंडरवाल रेडियस क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नियरेस्ट एटम्स, उनके नियरेस्ट एटम के जो न्यूक्लियस है उनकी डिस्टेंस का हाफ वंडरवाल रेडियस होगा, ठीक है, इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट atoms of molecules in non-bonded situation। नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में जो ये रेडियस होगी ये क्या होगी, आर वैंडरवाल होगी, तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती आर वैंडरवाल, आर कोवेलेंट, ठीक है, क्लियर। इट इज ऑब्जर्व्ड in noble gases and non-polar molecules, non-polar molecules, ठीक है, समझ गए, ठीक। दूसरा है आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयंस दो तरह के होते हैं, आयंस कितने तरह के होते हैं, कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव आयन, और एनायन, ठीक है, क्लियर। कैटाइन कौन से बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं जनरली कैटाइन, और एनाइन कौन से बनाएंगे,
नॉन मेटल्स बनाते हैं, जैसे कि हमने लिखा सोडियम, लिख दें सोडियम, सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम लिख दो पहले तो। सोडियम क्या करेगा, कैटाइन बनाएगा, और क्लोरीन क्या करेगा, एनाइन बनाएगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। अच्छा बताओ, मुझे एक चीज बताना कि इसकी रेडियस है और इसकी रेडियस है, किसकी ज्यादा बड़ी होगी? एटम की रेडियस बड़ी होगी, क्यों? सेल कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा रेडियस ऑफ कैटाइन will always smaller than its atom। कैटाइन की रेडियस उसके एटम से क्या होगी, कम होगी, क्लियर। और एनाइन में क्या होगा, बोलो? बड़ी होगी, क्यों? इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो क्या होगा, शेल नहीं आया नया, सेल कैसे बढ़ रहा है, उसी सेल में जा रहा है। देखो यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 287 बोलेगी, एक ही तो बढ़ा इलेक्ट्रॉन, तो सेल कहाँ बढ़ा, सेल तो नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? भाई पहले अगर हम ऐसे सिंपल इसको समझे तो क्लोरीन में कितने प्रोटॉन हैं, 17 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो दोनों के नंबर 17 17 है। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, अब 17 प्रोटॉन का जो होल्ड है 18 इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। तो 17 प्रोटॉन फिर 18 इलेक्ट्रॉन को उतना होल्ड नहीं कर पाते, तो फोर्स ऑफ है शील्डिंग नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में क्या शील्डिंग लगेगा, शील्डिंग के लिए तो एफ ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि यहां पे उल्टा है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते थे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, तो होल्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, वो खींच के रखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या बोलूंगा, कम हो गया, तो इसलिए साइज क्या होगा, है नहीं ऐसा समझ, साइज बढ़ जाएगा। तो साइज ऑफ, या फिर मैं ऐसा लिखूं, रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ऑलवेज बिगर देन इट्स एटम, उसके एटम से क्या होगा, ये गड़बड़ा होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक। अब साइज किस पे डिपेंड करेगा, देखो जैसे मान लो कि मैंने बनाया क्या, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। और इधर बना दिया मैंने फ्लोरीन, और इधर बना दिया ऑक्सीजन डाई नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन में ट्राई नेगेटिव चार्ज। इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ नाविया, 7। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो? 5 होते हैं ना, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना। तो देखो 2 5 7 होते हैं ना बेटा, और ऑक्सीजन में 8 होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, और फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो ये लिखूंगा 2 6
और ये कितना 2 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो? ऊपर वाले को 3 चाहिए, तब 8 हो जाएंगे, तो +3 कर दूंगा तो ये 2 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने करूं? 2 कर दूं तो ये भी 2 8 हो जाएगा, और इसमें 1 कर दूं तो भी 2 8 हो जाएगा। इसलिए इस पे देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसलिए इसमें सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो -2 आएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो -3 चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो अब बताओ मुझे, जरा मुझे इसकी साइज के बारे में बताओ, कंपैरिजन करो। साइज का कंपैरिजन करो, सबसे ज्यादा साइज ऑर्डर लिखो, इंक्रीजिंग साइज ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, ये बना लो 1 और इसको 2 और इसको 3 कह देता हूं मैं। सबसे छोटा एटम आयन कौन सा होगा इन तीनों में से? नहीं, कौन सा? लेफ्ट टू राइट जाने पे तो वैसे भी साइज क्या होता है, घटता है। आप अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, देखो ये आप चले गए लेफ्ट टू राइट, ये देखो दिखाता हूँ तुमको, ये चले गए लेफ्ट टू राइट, सोडियम से मैग्नीशियम आया, फिर एल्यूमिनियम आया, तो लेफ्ट टू राइट जाने में तो वैसे साइज घटता है। और आपने इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नहीं समझे आप लोग क्या अभी तक? आप समझना, आप ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है, अब इसमें 4 प्रोटॉन है और बाहर वाले सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 सेल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इधर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज है? 4 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्लियर? तो मैं बोलूंगा 4 प्लस चार्ज है, और 4 नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एक्चुअली क्या है, ये जो फोर्स है, न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है, इस पे भी लगाएगा, इस पे भी लगाएगा और इस पे भी लगाएगा। चारों इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स लगाता है और उनको अंदर की तरफ खींचता है। समझ गए ना? सो अंदर की तरफ खींचता है। अब आप जब पॉजिटिव आयन बनाओगे तो बेटा आपने तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अगर मैं +4 -3 लिखूंगा तो ये +1 हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, ये इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया मैंने, ये निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया। अब मुझे बताओ, अब ये जो 4 प्रोटॉन हैं, इनका फोर्स सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, तो ये फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए था। आप ऐसे समझो कि आप 4 बलून पकड़े हो, फिर आपने एक छोड़ दिया, अब 3 पकड़ के रखे हैं, तो 3 को आप ज्यादा, अब फिर एक और छोड़ दिया तो फिर 2 ही पकड़े के रखे, तो 2 पकड़ोगे तो फिर वो क्या है, स्ट्रांगली आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स स्ट्रांग होगा, और फोर्स स्ट्रांग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे। अब खींच के ऐसे डोरी खींच के उसको पास ला सकते हो। ठीक है, तो वो पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे मतलब क्या हो गया, साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो ये पास आने से ऐसे होता है, साइज क्या होता है, घट जाता है। तो आयनिक रेडियस अगर चार्ज बढ़ेगा, अब दूसरी तरह से सोचना, आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और एक्स्ट्रा यहां डाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब पहले तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना था, अब 5 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए उसको, तो 5 को भी होल्ड करना है, तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, 5 में बढ़ जाएगा, तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो अगर मान लो एक और बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, एक और बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, तो ये फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको 5 बुक्स पकड़ा दूं मोटी मोटी, ठीक है, आप कैसे कैसे करके होल्ड करो, मैं 3 और आपके सिर पे रख दूं, तो फिर आप कहोगे सर क्या है ये, मैं संभाल, तो ये संभाल नहीं पाता। ठीक है, तो ये फिर दूर दूर फोर्स घटेगा, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे दूर गए तो साइज क्या होगा इसका, बढ़ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो बस इतनी सी बात है। अब देखो, अब बताओ मुझे साइज का ऑर्डर, बोलो साइज का ऑर्डर ये होगा, सबसे बड़ा इसका, इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा हो जाएगा,
और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसका है। तो साइज की अगर बात करूंगा तो साइज ऑफ आयन कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज अगर आयन पे ज्यादा है तो साइज क्या होगा उसका, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बशर्ते वो सेम पीरियड में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे पीरियड का ले लो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जी सर। और साइज ऑफ एनाइन क्या होगा, डायरेक्टली बोलो चार्ज ऑन आयन। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा बोलो, ऐसा होगा। ठीक है, तो एक तो ये सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम कैटाइन का साइज क्या होता है, रीजन क्या लिखेंगे, इसमें रीजन लिख देंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है, वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, मेटालिक रेडियस। ठीक, मेटालिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड्स कैसे एक्सप्लेन होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक तो थ्योरी पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इससे हम मेटालिक बॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक कर्नल सिस्टम, ठीक है, और प्लस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इससे हम इसको इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये शायद लॉरेंज ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का कॉन्सेप्ट है, हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया फोर्थ में है, बट हम रेडियस देखेंगे। ठीक, रेडियस किस क्या होगी, जैसे कोई मेटल क्रिस्टल बना है, ठीक है, तो लिखो रेडियस, मेटेलिक रेडियस, इट इज द half of the distance between the nucleus of two nearest atoms in the crystal lattice या जैसे देखो ये कॉपर है और ये दूसरा कॉपर है, ये तीसरा कॉपर है, ऐसे है। ठीक है, इधर भी बना दूं ये कॉपर, कहाँ, चलो ट्राई क्लिनिक बनते, चलो ऐसे बना देता हूँ समझाने के लिए, ऐसे बना देता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे बना देता हूँ, ऐसे है ना कॉपर के एटम्स, ये सारे मान लो कॉपर के एटम है और ये न्यूक्लियस है यहाँ सेंटर में। ठीक है, लेकिन इनमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, और इसकी थ्योरीज जो है उसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे सिलेबस, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस कुछ आप ऐसे बोल दो कि इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है, इसका आधा, ये मेटालिक रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट एटम इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या कहलाता है कि जैसे आपके पास कोई मेटल की प्लेट है, अब उसमें छोटे छोटे एटम अरेंज होंगे एक प्रॉपर पैटर्न में, तो उस पूरे को हम क्रिस्टल बोलेंगे। ठीक है ना, और लैटिस का मतलब होता है कि वो इमेजिनरी पॉइंट जहां पे एटम को रखने से पूरा क्रिस्टल जनरेट होता है। नहीं समझे?
जैसे मान लो कि हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो हम उसके पहले उसका डिजाइन बनाते हैं। ऐसे तो कहीं पे भी कुछ तो चालू नहीं कर देते, उसका प्रॉपर डिजाइन बनाएंगे। और हमको ये मालूम रहता है कि अगर हम इधर ब्रिक रखेंगे तो फिर ऐसा पैटर्न मिलेगा हमको घर का। तो एक एक ईंट ईंट जब आप जमा के रखते हो ना, ठीक है, तो दिमाग में पहले इमेज तो बनाते हो ना कि यहां रखनी है ईंट मुझे। ऐसे पॉइंट्स बनाओगे आप 3D में, जहां पे एटम रखने पे पूरा क्रिस्टल जनरेट हो जाएगा। तो उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं, इमेजिनरी पॉइंट। These are the imaginary point where atoms are placed to generate entire crystal. उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। जैसे इसका लैटिस पॉइंट अगर निकालोगे तो देखो एक एटम यहाँ बीच, ये लैटिस पॉइंट ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ बोलो, तो उसमें एटम किस प्लेस पे है जिससे वो रोड बनती है? हाँ वो क्रिस्टल। अब देखो एक तो मैंने ये बना दिया लैटिस। अब ये देखो एक लैटिस ये बना दिया, ऐसे ऐसे रख दूंगा। दूसरा लैटिस ऐसे भी बन सकता है, देखो ये देखो ऐसे लगा दिया इसको, ठीक है। यहां से भी बना सकता हूं ऐसे लैटिस, इसके बीचों बीच रख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इसके बीचों बीच रख दिया। फिर गैप कम कर दूं, गैप बढ़ा दूं, ऐसे ऐसे एक लैटिस ये भी बन जाएगा ऐसे। मतलब बहुत सारे पैटर्न बन जाएंगे। 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, मालूम है। जब हम 3D में डिजाइन बनाते हैं ना, तो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। क्यूब में कितने एंगल होते हैं? ये देखो, ये जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, क्लियर। तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में तो बढ़ेगा जब तो क्रिस्टल बनेगा। तो ये एंगल अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 एंगल हो गए। तो कभी कभी मान लो अगर मैंने ऐसे बनाया कि A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड्स बराबर है, और एंगल इसके 90 डिग्री है, तो मैं कहूंगा ये क्यूबिक क्रिस्टल है। क्यूब में ही तो होते हैं ऐसे पैटर्न कि साइड सेम होती है और एंगल भी 90 होते हैं। और जैसे मान लो कि मैं कहूँ टेट्रागोनल है, तो टेट्रागोनल में क्या है, एक लेंथ सेम नहीं होती। रेक्टेंगल जैसा बनता है ना, तो एक लेंथ क्या नहीं होती, सेम नहीं होती। ऐसे बनाएंगे उसको, ऐसे, तो एक लेंथ क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है जैसे माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी में तीनों लेंथ सेम नहीं होती, ठीक है। तो ABC इज नॉट इक्वल टू, तो ऐसे पैटर्न कितने बनते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। और लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 20 के करीब होते हैं, नहीं 14 लैटिस पॉइंट्स, मतलब 14 पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देना है, ठीक। रेडियस बताओ, रेडियस अगर मैं कंपेयर करूंगा, रेडियस तो बेटा ये है कि भाई कोवलेंट रेडियस सबसे स्मॉल, फिर आर मेटेलिक, फिर आर वंडरवॉल, ये पैटर्न लिखो। एंथैल्पी, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बताओ भाई, कौन बताएगा, किसको मालूम है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम से क्या पता चल रहा है? अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलना बहुत जरूरी, ठीक है। तो लिखो यहां पर, फिर हम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove valence shell electron from isolated gaseous atom, ठीक है। आइसोलेटेड क्यों बोला, उसके आसपास कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्फ्लुएंस होगी उससे। जैसे आप अपने स्टडी रूम में अकेले बैठ के, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना फोन है आपके पास ना कुछ है, आप पढ़ रहे हो आराम से बुक्स,
खुली हुई है, पेन पेंसिल सब कुछ है, आप आइसोलेटेड बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके साथ में आपका भाई भी बैठा हुआ है रूम में, है, तो बीच बीच में डिस्टर्ब करेगा ना, तो फिर आप आइसोलेटेड नहीं कहलाएगा ना, मारने में फिर टाइम भी तो लगेगा, अब फिर कब क्या पता वो भी मारे। मतलब आइसोलेटेड का मतलब समझ गए, ठीक। तो आइसोलेटेड होना चाहिए, उसके आसपास कोई एटम नहीं होना चाहिए जिससे उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ हो। उस कंडीशन में जितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा बात होता है आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इसी में है। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि मान लो मैंने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे भी लिखते हैं इसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं ना, तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये आई है ना, ये आयोनाइजेशन के लिए ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट, ये दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली इसका फर्क है, बाकी ठीक है समझने के लिए। अब मान लो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो ये +2 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा ब्रैकेट कर लो ना हो तो, ये ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसी तरह से हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम बोलते हैं सक्सेसिव, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे हम बोलते जाते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो इस तरह से आप समझ गए। तो जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का ये नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस चार्ज आएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया इसका, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक। और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, कभी कभी हम स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं इसकी, कि एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया 281, फिर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो ये हो गया थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे लिख देते हैं, तीसरा लिख दूंगा तो 28, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे लिख देंगे, ये निकाल दिया मैंने, ये निकाल दिया यहां से, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं सक्सेसिव, समझ के, ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबको, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो मैंने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 281 था, ठीक, और फिर मैंने इसमें से दूसरा भी निकाला तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 27 हो जाएगा ना। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ, तीसरा भी निकाला मैंने, ठीक है, तो किसके लिए वैल्यू ज्यादा हो, मैं कंपेयर करता हूं, दूसरा एक और देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मैग्नीशियम लिखो, मैग्नीशियम का कितना होता है 282, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसमें से दूसरा भी निकाल दिया तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। तो ये क्या बन गया 281, ये हो गया 28, ऐसा। बताओ इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी कि सेकंड, क्यों, स्टेबल में से आपने निकाला, इसमें क्या होगा,
भाई आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक ही बचा, फिर क्या होगा? मान लो एक और निकाला तो, हाँ तो बताओ फिर सबसे ज्यादा किस में लगेगी? ऑर्डर क्या लिखोगे? 3, 1, 2 ऐसा, फिर ये ये बताए सर। अगर ज्यादा एटम के पास फोर्स लग रहा है तो उसे तोड़ने के लिए भी ज्यादा चाहिए। कमेंट ऑन इट। नावे बताएगी, बच्चे बताओ क्या आपने कंक्लूजन निकाला? आप क्या कह रहे हो? 3, 1 और 2? 2 और 1 क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं करेंगे? तो फिर बताओ फिर क्या ऑर्डर होगा? चेक करेंगे नहीं करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें आप अपना कंक्लूजन बताओ। करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऑर्डर सही है, मैं वही पूछना चाह रहा था। इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट तो डालता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक फैक्टर है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कम से कम 6 फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली बढ़ेगी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है कि नहीं? कोई भी एटम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, आपकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक? तो आप एक पॉइंट यहां से नोट कर लो कि कॉन्फ़िगरेशन देख के सिर्फ आप नहीं बता सकते, आपको सिर्फ हटा दो ये, हाँ यहाँ पे आप लिख दो एक पॉइंट के सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है, ऑलवेज, ठीक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आप जज मत करना, समझ गए? अब आप लिखोगे फैक्टर अफेक्टिंग क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते? लिखा नहीं था क्या? ये जरूरी नहीं है लिखना, पर लिख लो, हाँ लिख लो, थोड़ा सा लिख